हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू एडेलिनो। तो आज हम थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का पार्ट 2 लेक्चर देखने वाले हैं। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर जो है ये तकरीबन 50 से 60% चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, जो टॉपिक है हमारा रेट ऑफ हीट ट्रांसफर या फिर जो थर्मल कंडक्टिविटी है, लैटेंट हीट है, वहाँ तक हमने चैप्टर को कंप्लीट किया था। और आज के इस लेक्चर में हम बचा हुआ थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पढ़ने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, काफ़ी इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है। और इस लेक्चर के आखिर पे हम जो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है, जिससे हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे नीट की बात करो चाहे जेडब्ल्यू की बात करो, हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। और आज के इस लेक्चर में हम ये लेक्चर स्पेसिफिकली नीट और जेडब्ल्यू वालों के लिए है। ठीक है, नीट और जेडब्ल्यू वाले अगर इस लेक्चर को देख रहे हैं तो बहुत अच्छा है। वैसे मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि कोई और इस लेक्चर को देखे, क्योंकि वैसे समझ नहीं आएगा किसी और को। ठीक है, अगर नीट वाले देख रहे हैं तो बहुत अच्छा है। ठीक है, तो सारे के सारे फार्मूले डिस्कस करने वाले हैं, सारे के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करने वाले हैं। और हम आपको माइंड मैप्स यानी कि फार्मूला शीट्स भी आपको देंगे। इनको आप जब नीट या फिर जेडब्ल्यू एग्जाम को कम टाइम रहता है, 5 दिन 10 दिन रहते हैं, उस टाइम पे आप इनको यूज़ कर सकते हो क्विक रिवीजन के लिए। ठीक है, तो आज के इस वन शॉर्ट लेक्चर में, सिंगल लेक्चर में थर्मल प्रॉपर्टीज का पार्ट 2 देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 लेक्चर थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का। ठीक है, सबसे पहले देखो, लास्ट लेक्चर में हमने जो लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था वो था रेट ऑफ हीट ट्रांसफर। रेट ऑफ हीट ट्रांसफर का फार्मूला जो हमने पढ़ा था वो था H = K × A डेल्टा T अपॉन L, K × A डेल्टा T अपॉन L। यहीं पे हमारा एक छोटा सा टॉपिक आता है जिसका नाम है थर्मल रेजिस्टेंस। अब इस थर्मल रेजिस्टेंस को समझने के लिए इस फार्मूले की हमें थोड़ी सी जरूरत है, इसलिए यहाँ पे मैं ये लिख के लाया हूँ। ठीक है, हम जानते हैं कि H जो होता है वो बराबर होता है K × A डेल्टा T अपॉन L। ठीक है, यहाँ से अगर हम K × A को डिनोमिनेटर में लाएं तो ये फार्मूला कुछ इस तरीके का बनता है, डेल्टा T अपॉन L अपॉन Ka। ठीक है, इस फार्मूले में जो हमारे पास L अपॉन Ka है, इसी को हम थर्मल रेजिस्टेंस कहते हैं। तो कलेक्टिवली जो H का फार्मूला निकल के आता है, रेट ऑफ हीट फ्लो का जो फार्मूला निकल के आता है, वो होता है डेल्टा T अपॉन थर्मल रेजिस्टेंस। तो थर्मल रेजिस्टेंस यहाँ पे आपको पता चल गया कि L अपॉन Ka के बराबर होता है, और ये हम इसी फार्मूले से रेट ऑफ हीट ट्रांसफर के फार्मूले से डिराइव करते हैं। ठीक है, यहाँ से हमें पता चलता है कि थर्मल रेजिस्टेंस जो R होता है वो बराबर होता है L अपॉन Ka। L क्या है, K क्या है, A क्या है, ये हमने पिछले लेक्चर में बिल्कुल विस्तार से इस पे चर्चा की थी। ठीक है, L यहाँ पे लेंथ है, जो भी हमने कंडक्टर लिया था, रॉड ली थी, उसकी लेंथ L है। ठीक है, R तो यहाँ पे मैंने बता दिया थर्मल रेजिस्टेंस है, K यहाँ पे क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी है, और A यहाँ पे एरिया है। ठीक है, इसमें कोई भी चिंता वाली बात नहीं है। अगर हम थर्मल रेजिस्टेंस के यूनिट की बात करें तो इसका यूनिट इसी फार्मूले से आप डिराइव कर सकते हो, निकाल सकते हो, दैट इज केल्विन पर वाट। केल्विन पर वाट इसका क्या होता है, यूनिट होता है। अब अगर हम रॉड को सीरीज में कंबाइन करें और अगर हम रॉड को पैरेलल में कंबाइन करें तो H का फार्मूला क्या होगा, ठीक है, इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी क्या होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, वो सारी बातें हम यहाँ पे बिल्कुल विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, उन सारी बातों पे। तो देखो, सबसे पहले हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे। अगर हम रॉड को सीरीज में कनेक्ट करते हैं, जैसे हमारे पास एक रॉड ये है, एक रॉड ये, एक सेकंड में कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आप डिफ्रेंशिएट कर पाओ। हमारे पास एक रॉड ये है, एक रॉड ये है। ठीक है, जो पहली रॉड है इसकी लेंथ L1 है, दूसरी रॉड की लेंथ L2 है। पहली रॉड का थर्मल कंडक्टिविटी K1 है, दूसरी रॉड का थर्मल कंडक्टिविटी K2 है। आप समझ गए। जो ये वाली रॉड है, इसका जो एंड है, इस पे मान लेते हैं टेम्परेचर T1 है, इस रॉड के एंड पे T2 टेम्परेचर मान लेते हैं। जिस पॉइंट पे, जिस जंक्शन पे दोनों रॉड को हमने कंबाइन किया है, इस जंक्शन पे जो टेम्परेचर है उसको हम थीटा मान लेते हैं, और इसी थीटा को हम जंक्शन टेम्परेचर भी कहते हैं। बहुत बार न्यूमेरिकल्स में पूछा गया है। ठीक है, हम मान लेते हैं कि इस एंड पे T1 टेम्परेचर है, यहाँ पे T2 है, यहाँ पे थीटा है, इतना समझ गए। ठीक है, इसकी लेंथ L1 है, इसकी L2 है, इसका थर्मल कंडक्टिविटी K1 और इसका K2। हम मान लेते हैं कि यहाँ से रेट ऑफ हीट फ्लो H है। अगर यहाँ से रेट ऑफ हीट फ्लो H है, मान लेते हैं यहाँ से भी उतना ही हीट फ्लो हो रहा है। ठीक है, उसी रेट से फ्लो हो रहा है, और यहाँ से भी उतना ही रेट है। ठीक है, तो यहाँ से H का फार्मूला जो निकल के आता है, H = T1 - थीटा अपॉन R1। देखो, जो रेट ऑफ हीट फ्लो है वो यहाँ से डिफरेंट हो, सॉरी, यहाँ से जो होगा वही यहाँ से भी होगा और वही यहाँ से भी होगा, ये मैंने आगे भी लिखा हुआ है। ठीक है, जो यहाँ से रेट ऑफ हीट फ्लो होगा वो बराबर होगा ये टेम्परेचर माइनस ये टेम्परेचर अपॉन इसका रेजिस्टेंस, अपॉन इसका थर्मल रेजिस्टेंस। तो वही यहाँ पे भी मैंने लिखा है, H = T1 - थीटा, ये टेम्परेचर माइनस ये टेम्परेचर, अपॉन इसका जो रॉड 1 है इसका थर्मल रेजिस्टेंस। सिमिलरली जो रॉड 2 है, इसमें जो जो इसमें रेट ऑफ हीट फ्लो होगा, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर होगा, वो होगा H = ये टेम्परेचर थीटा। ठीक है, एक सेकेंड, ये टेम्परेचर थीटा माइनस ये टेम्परेचर T2 अपॉन इसका रेजिस्टेंस। तो अल्टीमेटली इसका फार्मूला निकल के आता है H = थीटा माइनस T2 अपॉन R2।
R2 क्या है, थर्मल रेजिस्टेंस है, इस सेकंड नंबर रॉड का थर्मल रेजिस्टेंस है। यहाँ पे ध्यान रखना थीटा यहाँ पे जंक्शन टेम्परेचर है, जहाँ पे हम इन दोनों रॉड्स को कंबाइन कर रहे हैं वहाँ पे जो टेम्परेचर है उसको हम जंक्शन टेम्परेचर कह रहे हैं और उसको हम थीटा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। भैया जब हम इनको सीरीज में कंबाइन करते हैं तो हमारे पास कुछ ऐसी रॉड देखने को मिलती है, हमने यहाँ पे ये रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसे रॉड बनाई, इसको हम इक्विवेलेंट रॉड भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इस एंड पे जो टेम्परेचर है उसको हम T1 मान लेते हैं, इस एंड पे जो टेम्परेचर है उसको हम T2 मान लेते हैं, जो हमने पिछली डायग्राम में इसमें बोला था आपको, ठीक है। और रेट ऑफ हीट फ्लो यहाँ पे हम H मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, H मान लेते हैं। और इनकी लेंथ जो होगी वो L1 प्लस L2 होगी, ओब्वियस है, ठीक है, L1 प्लस L2 इनकी लेंथ होगी, ठीक है। और यहाँ पे अगर हमने H का फार्मूला निकालना होगा तो वो बराबर होगा यहाँ पे इस एंड पे जो टेम्परेचर होगा माइनस इस एंड पे जो टेम्परेचर होगा अपान इसका जो इक्विवेलेंट थर्मल रेजिस्टेंस होगा, इसका जो इक्विवेलेंट थर्मल रेजिस्टेंस होगा। तो अल्टीमेटली H इज इक्वल टू T1 माइनस T2, T1 यहाँ पे ये वाला टेम्परेचर है, T2 यहाँ पे ये वाला टेम्परेचर है, अपान इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब देखना, अब हमने यहाँ पे R1 समझना है, R2 समझना है और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं वो समझना है। आपको तो इतना पता है, आपको इतना पता होगा कि जब भी हम सीरीज में किसी भी चीज को रेजिस्टेंस को कंबाइन करते हैं तो सीरीज में रेजिस्टेंस क्या होता है, ऐड होता है, यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 होगा, ठीक है। यहाँ तक तो आपको समझ आ ही गया होगा। अब एक बात और है कि ये वाला जो H का फार्मूला है, ये वाला जो है और ये वाला तीनों इक्वल है। इस केस में सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रॉड वाले केस में तीनों जो है, अगर इसको मैं H1 नाम देता हूँ, इसको H2 नाम देता हूँ और इसको H नाम देता हूँ, तो H1 इज इक्वल टू H2 इज इक्वल टू H, ये यहाँ पे भी मैंने लिखा हुआ है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद अगर हम R1 की बात करें, देखो मैंने आपको बताया अभी, मैंने थर्मल रेजिस्टेंस का फार्मूला बताया था, L अपान KA होता है, कैसे होता है वो मैंने बिल्कुल डिटेल में बताया था उस फार्मूले से डिराइव करके, ठीक है। तो अगर R इज इक्वल टू L अपान KA होता है तो R1 बराबर होगा L1 अपान K1A, L1 अपॉन K1 इंटू ए, ठीक है। और R2 बराबर होगा L2 अपॉन K2 इंटू ए, L2 अपॉन K2A, ठीक है। अब देखो मैंने आपको बताया कि सीरीज में रेजिस्टेंस ऐड होता है तो R इक्विवेलेंट बराबर होगा R1 प्लस R2। जब हम इस फार्मूले में R1 की वैल्यू डालते हैं, R2 की वैल्यू डालते हैं तो इक्विवेलेंट थर्मल रेजिस्टेंस निकल के आता है L1 प्लस L2 अपॉन K इक्विवेलेंट A। जो हमारे पास थर्मल रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट होता है, थर्मल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फार्मूला निकल के आता है, ये आपने याद रखना है, L1 प्लस L2 अपॉन K इक्विवेलेंट इंटू ए। अब आपको पता चल गया कि R इक्विवेलेंट क्या होता है। अब आपने जानना है कि K इक्विवेलेंट क्या होता है, जो हमारे पास थर्मल कंडक्टिविटी K है उसका इक्विवेलेंट क्या होता है, ठीक है। तो इसका फार्मूला यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख के लाया हूँ, K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू L1 प्लस L2 अपॉन L1 बाई K1 प्लस L2 बाई K2। L1 क्या है, पहली रॉड का लेंथ, L2 यहाँ पे दूसरी रॉड का लेंथ है, और K1 K2 वो तो मैंने आपको बिल्कुल अच्छे से बता दिया पीछे, ठीक है। तो आपने ये याद रखना है K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू L1 प्लस L2 अपॉन L1 बाई K1 प्लस L2 बाई K2, और ये तो मैंने आपको बता दिया H1 इज इक्वल टू H2 इज इक्वल टू H, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद जंक्शन टेम्परेचर, देखो जो मैंने आपको पीछे पढ़ा दिया वही यहाँ पे भी मैंने लिखा हुआ है, कोई नई चीज़ नहीं लिखी है। जंक्शन टेम्परेचर अगर आपने निकालना होगा, थीटा अगर आपने निकालना होगा तो T1 माइनस थीटा बाई R1 इज इक्वल टू थीटा माइनस T2 अपॉन R2, और ये फार्मूला अप्लाई करना है। यहाँ पे टेम्परेचर, रेजिस्टेंस, ये सभी वैल्यूज आपने रखनी है, यहाँ से थीटा की वैल्यू निकल के आएगी। अब देखना, मैंने आपसे कहा कि ये H1 जो है वो H2 के बराबर है, अगर इस सीरीज में ये बराबर है तो T1 माइनस थीटा अपन R1 बराबर होगा थीटा माइनस T2 अपन R2। तो यही मैंने यहाँ पे भी लिखा हुआ है, T1 माइनस थीटा अपन R1 इज इक्वल टू थीटा माइनस T2 अपन R2। यहाँ पे R1 R2 T1 T2 की वैल्यू रख देना, ठीक है, थीटा की वैल्यू निकल के आएगी। अब देखना, अगर हमारे पास दोनों रॉड्स की लेंथ सेम है, अगर हमारे पास दो रॉड्स हैं, दोनों रॉड की लेंथ सेम है, तो उस केस में ये फार्मूला आप यूज़ नहीं करना। वैसे ये फार्मूला भी अगर यूज़ करते हो तो सेम आंसर आएगा, बट उस केस में शॉर्टकट कर लेना, ठीक है, जल्दी जल्दी आंसर निकल के आएगा, K इक्विवेलेंट 2 इंटू K1 K2 अपन K1 प्लस K2, ठीक है। तो इसमें आपने क्या याद रखना है कि अगर दोनों रॉड जो है वो सीरीज में कनेक्टेड है और दोनों रॉड की लेंथ सेम है, उस केस में K इक्विवेलेंट जो होगा वो बराबर होगा 2K1 K2 अपन K1 प्लस K2, समझ गए। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रॉड्स। देखो सीरीज में कैसे रॉड को कनेक्ट किया जाता है, उसमें रेजिस्टेंस क्या होता है, ठीक है, उसमें इक्विवेलेंट K क्या होता है, वो मैंने आपको विस्तार से बता दिया। अब हमारे पास नेक्स्ट है कि अगर हम रॉड को पैरेलल में कॉम्बिनेशन करते हैं, पैरेलल ही कंबाइन करते हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये भी बिल्कुल इजी सा टॉपिक है। देखो भाई देखो यहाँ पे थोड़ी सी गलती हुई है मेरे ख्याल में, एक सेकेंड, यहाँ पे थोड़ी सी गलती हुई है। यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे लिखा है ना R1 प्लस R2, तो ये R1 प्लस R2 नहीं है, बल्कि ये H1 प्लस H2 है। आई एम सो सॉरी, थोड़ी बहुत गलती हो जाती है बीच में, ये H1 प्लस H2 है, H1
प्लस H2 है। और अगर हम बात करें सीरीज में, सीरीज के केस में ये H1 इज इक्वल टू H2 था, दैट इज इक्वल टू H, ठीक है। वहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन में तीनों यानी H1 वो बराबर था H2 के और वो बराबर था H के, ठीक है। इस सीरीज कॉम्बिनेशन की बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर पैरेलल की बात करें तो पैरेलल में H बराबर होता है H1 प्लस H2 के, ठीक है। अब यहाँ पे H1 क्या है, H2 क्या है, H क्या है, वो हम इस डायग्राम के थ्रू समझेंगे। देखो अगर ये रॉड का, ये हमने दो रॉड क्या की, कंबाइन की, पैरेलल में कंबाइन की। ये एक रॉड है, ये दूसरी रॉड है, दोनों रॉड्स को हमने पैरेलल में कंबाइन किया। और जब हम इन दोनों रॉड का एक एंड ले लेते हैं, वहां पे हीट करते हैं। जब हम रॉड के एक एंड पे हीट दे देते हैं तो भैया जो हीट होती है वो ऊपर वाली रॉड में भी फ्लो होती है, नीचे वाली रॉड में भी फ्लो होती है। ऊपर वाली रॉड में जो रेट होता है हीट फ्लो का, उसको मैं H1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और जो नीचे वाली रॉड में हीट फ्लो का रेट है उसको मैं H2 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। जो ऊपर वाली रॉड है इसका थर्मल कंडक्टिविटी K1 है और नीचे वाली रॉड का थर्मल कंडक्टिविटी K2 है, ठीक है। और सिमिलरली आगे भी मैंने ऐसे ही बताया हुआ है कि ये H1 है और ये H2 है, रेट ऑफ हीट फ्लो, ठीक है। और अल्टीमेटली जो बाहर टोटल रेट ऑफ हीट फ्लो निकल के आता है वो H के बराबर होता है, ठीक है। और H किसके बराबर होता है, H1 प्लस H2 के, ठीक है। यहाँ तक समझ गए आप। अब देखो अगर ऊपर वाली रॉड का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 मान लेता हूँ, नीचे वाली रॉड का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2 मान लेता हूँ, और दोनों रॉड की लेंथ तो यहाँ पे सेम है, ठीक है। इस केस में जो दोनों रॉड है उनकी लेंथ सेम है और मैं मान लेता हूँ वो L के बराबर है, वो L के बराबर है। ये जो हमने पैरेलल में रॉड्स कंबाइन की, इनके एक एंड पे जो टेम्परेचर मैंने माना वो T1 मान लिया और दूसरे एंड पे मैंने टेम्परेचर T2 मान लिया। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सी बातें मैंने बताई, जो यहाँ पे लिखी हुई थी वही रिपीट की, ठीक है। यहाँ पे मैंने हीट दे दी, ठीक है। यहाँ से मैंने हीट दे दी, H1 हीट यहाँ चली गई, H2 हीट यहाँ चली गई, ठीक है। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 है, इसका A2 है, यहाँ पे T1 टेम्परेचर है, यहाँ पे T2 टेम्परेचर है, इसका थर्मल कंडक्टिविटी K1 है और इसका K2 है। यहाँ तक समझ गए। उसके बाद जब हम इनको कंबाइन करते हैं तो इक्विवेलेंट रॉड कुछ ऐसी निकल के आती है जिसके एक एंड पे टेम्परेचर मैं T1 मान लेता हूँ, दूसरे एंड पे टेम्परेचर T2 मान लेता हूँ, ठीक है। अब देखो इनको हमने पैरेलल में कंबाइन किया तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी ऐड हो गया होगा, ठीक है ना। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऐड हुआ होगा, A1 प्लस A2 होगा, ठीक है। और यहाँ पे R इक्विवेलेंट को मैंने RE से रिप्रेजेंट किया, ठीक है। जो हमारे पास थर्मल रेजिस्टेंस है, इक्विवेलेंट थर्मल रेजिस्टेंस है, उसको मैं RE से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। और KE से मैं यहाँ पे थर्मल जो हमारे पास थर्मल कंडक्टिविटी है उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी को मैं KE से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। और यहाँ से जो हीट फ्लो होगा, टोटल नेट हीट फ्लो होगा, मैं उसको H से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अगर यहाँ तक आपको समझ आया होगा तो अगर यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आया तो तभी आपको ये नीचे वाले फार्मूले सारे समझ आएंगे, ठीक है। अगर यहाँ तक आपको समझ नहीं आया तो वीडियो को थोड़ा रिपीट करके देखना, ठीक है। लेक्चर को रिपीट करके देखना ताकि ये फार्मूले भी आपको समझ आ जाए, ठीक है। अगर ये डायग्राम में आपको क्लियर नहीं है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा देखिए, इसको रिपीट करके देखना, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ना, ठीक है। देखो जो इस वाली रॉड से H1 हीट गई थी उसका जो रेट है H1 मैंने उस H1 से रिप्रेजेंट किया और वो बराबर है T1 माइनस T2 अपन R1। T1 क्या है, T2 क्या है, ठीक है। यहाँ पे टेम्परेचर T1 है, यहाँ पे T2 है, और R1 क्या है, इसका रेजिस्टेंस, इसका थर्मल रेजिस्टेंस। H2 जो है, जो सेकंड रॉड है हमारे पास, यहाँ से जो रेट ऑफ हीट फ्लो H2 होता है वो बराबर होता है T1 माइनस T2 अपन R2। T1 क्या है, T2 क्या है, ये आप अच्छे से जानते हो। R2 यहाँ पे क्या है, इसका थर्मल रेजिस्टेंस। उसके बाद जब हम इक्विवेलेंट रॉड बनाते हैं तो इक्विवेलेंट रॉड में जो हीट फ्लो होता है, रेट ऑफ हीट फ्लो होता है H, वो बराबर होता है T1 माइनस T2 अपन R इक्विवेलेंट, वो बराबर होता है T1 माइनस T2 अपन R इक्विवेलेंट। जब हमने इनको पैरेलल में कंबाइन किया तो जो इक्विवेलेंट रॉड का हीट फ्लो का रेट है वो बराबर है रेट ऑफ हीट फ्लो H इज इक्वल टू T1 माइनस T2 अपॉन R इक्विवेलेंट। यहाँ तक समझ गए। अब यहाँ पे ध्यान रखना कि H जो होता है इस इक्विवेलेंट रॉड में जो रेट ऑफ हीट फ्लो H है वो बराबर होता है H1 प्लस H2, और H1 H2 क्या है ये मैंने आपको बता दिया। अब हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की बात करते हैं। हम जानते हैं कि पैरेलल में जब भी रेजिस्टर्स कनेक्ट किए जाते हैं उस केस में ये हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, ठीक है। तो जब आपने इसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना होगा तो ये वाला फार्मूला अप्लाई करके, ठीक है, ये वाला फार्मूला आप अप्लाई कर लेना और आपके पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल के आएगा, ठीक है। उसके बाद इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की अगर हम बात करेंगे तो K इक्विवेलेंट जो होगा वो बराबर होगा K1 A1 प्लस K2 A2 अपन A1 प्लस A2, ठीक है। बिल्कुल इजी है जब भी आपने K इक्विवेलेंट निकालना होगा, क्योंकि देखो K इक्विवेलेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कभी कभी डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बताओ, इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी बताओ, ठीक है। कभी कभी पूछा जा सकता है, इसलिए ये पता होना इंपॉर्टेंट है। और वो बराबर होता है K1 A1 प्लस K2 A2 अपन A1 प्लस A2। A1 जो है वो इस पहली रॉड का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है और दूसरी रॉड का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2 है, ठीक है। अगर दोनों रॉड का एरिया सेम है, अगर दोनों रॉड का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है
उस केस में जो हमारे पास के इक्विवेलेंट का फार्मूला होगा वो होगा K1 प्लस K2 अपॉन 2, वो बराबर होगा K1 प्लस K2 अपॉन 2। ठीक है, मैंने कहा कि अगर दोनों रॉड का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम होता है उस केस में के इक्विवेलेंट जो होता है वो बराबर होता है K1 प्लस K2 अपॉन 2। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है इमिसिव पावर। देखो इमिसिव पावर बिल्कुल इजी है, आप समझ लो कि ये इंटेंसिटी है। इमिसिव पावर क्या है? इंटेंसिटी। आप समझ लो कि इमिसिव पावर जो है इसको 2 मिनट के लिए आप इंटेंसिटी समझ लो। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे ई से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। किससे? ई से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। इसकी जो डेफिनेशन है वो है हीट रेडिएशन इमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। जो हीट रेडिएशन इमिट होती है पर यूनिट एरिया में और पर यूनिट टाइम में, उसी को हम इमिसिव पावर कहते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट की। और इसको मैं ई से, कैपिटल ई से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो हीट रेडिएशन को मैंने क्यू से रिप्रेजेंट किया, पर यूनिट एरिया, ठीक है, अपॉन ए, पर यूनिट टाइम अपॉन टी। ठीक है, तो इस तरीके से इमिसिव पावर बराबर होता है क्यू अपॉन ए इंटू टी। ठीक है, क्यू यहाँ पे हीट रेडिएशन जो इमिट होती है एक उतने एरिया में, ठीक है, यूनिट एरिया में, और टी क्या है? यूनिट टाइम में। ठीक है, उसके बाद अगर आपके पास कोई पर्टिकुलर वेवलेंथ दी हुई है, जैसे लैम्डा वेवलेंथ आपके पास दी हुई है, तो भैया जो इमिसिव पावर किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ पे होती है वो बराबर होती है हीट रेडिएशन यानी क्यू उसी वेवलेंथ पे जिस वेवलेंथ पे आपने इमिसिव पावर निकालनी है। तो क्यू लैम्डा अपन 80 के बराबर होगा। ठीक है, अगर आपके पास किसी स्पेसिफिक वेवलेंथ पे पूछा है कि इमिसिव पावर क्या है, तो हीट रेडिएशन क्यू जो है वो भी उसी स्पेसिफिक वेवलेंथ पे आपने देखना है। ठीक है, तो बराबर होगा ई लैम्डा इज इक्वल टू क्यू लैम्डा अपन 80। ठीक है, इमिसिव पावर का जो यूनिट होता है वो होता है जूल पर मीटर स्क्वायर सेकंड, और जूल पर मीटर स्क्वायर सेकंड को हम वाट पर मीटर स्क्वायर भी कहते हैं, क्योंकि जूल पर सेकंड को हम वाट कहते हैं तो जूल पर मीटर स्क्वायर सेकंड को हम वाट पर मीटर स्क्वायर भी कहते हैं। ठीक है, अब देखो हम जानते हैं कि भाई इंटेंसिटी क्या होता है। अगर आपसे कोई पूछेगा कि इंटेंसिटी क्या होता है तो आप क्या बताओगे? इंटेंसिटी होता है एनर्जी अपॉन एरिया इनटू टाइम, यानी एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, इसी को तो हम इंटेंसिटी कहते हैं। अब यहाँ पे एनर्जी की जगह अगर हीट है, क्यों है, तो हीट भी एक टाइप ऑफ एनर्जी होती है। ठीक है, तो अगर आपसे कहीं पूछा जाएगा इमिसिव पावर ना बोल के आपसे इंटेंसिटी पूछी जाएगी, ठीक है, डेटा देके, तो समझ जाना कि ये इमिसिव पावर ही है, और इसका फार्मूला भी सेम है क्यू अपॉन 80। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है एब्जॉर्प्टिव पावर। देखो एब्जॉर्प्टिव पावर को हम स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, एब्जॉर्प्टिव पावर को हम स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये यूनिटलेस होता है। यूनिटलेस इसलिए होता है क्योंकि ये रेशो होता है हीट का, हीट अपॉन हीट होता है, इसलिए ये यूनिटलेस होता है। ठीक है, समझ गए यहाँ तक? अब देखो अगर हम एब्जॉर्प्टिव पावर ए की बात करते हैं तो वो बराबर होता है हीट एब्जॉर्ब्ड बाय बॉडी अपॉन हीट इंसिडेंट ऑन बॉडी। ठीक है, हीट एब्जॉर्ब्ड बाय बॉडी अपॉन हीट इंसिडेंट ऑन बॉडी, यही होता है एब्जॉर्प्टिव पावर ए। ये क्या होता है? एब्जॉर्प्टिव पावर ए, हीट एब्जॉर्ब्ड बाय बॉडी अपॉन हीट इंसिडेंट ऑन बॉडी। ठीक है, और किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ की अगर हम बात करते हैं, किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ पे अगर आपसे एब्जॉर्प्टिव पावर पूछा गया होगा तो वो बराबर होगा हीट एट दैट वेवलेंथ यानी क्यू लैम्डा जो एब्जॉर्ब हुई अपॉन हीट एट दैट वेवलेंथ जो इंसिडेंट हुई। ठीक है, तो ए लैम्डा इज इक्वल टू क्यू लैम्डा एब्जॉर्ब अपॉन क्यू लैम्डा इंसिडेंट। ठीक है, जहां पे पर्टिकुलर वेवलेंथ की बात की जाएगी वहां पे हीट भी आपने पर्टिकुलर वेवलेंथ पे ही रखनी है। ठीक है, अगर हम परफेक्टली ब्लैक बॉडी की बात करते हैं तो ब्लैक बॉडी के केस में, अगर हम परफेक्टली ब्लैक बॉडी की बात करते हैं तो ब्लैक बॉडी के केस में जो हमारे पास एब्जॉर्प्टिव पावर होती है वो 1 के बराबर होती है। वो किसके बराबर होती है? 1 के बराबर होती है। यही यहाँ पे भी मैंने लिखा हुआ है कि फॉर ब्लैक बॉडी ए लैम्डा इज इक्वल टू 1। और याद रखना किसी भी पर्टिकुलर वेवलेंथ पे आपके पास कोई भी वेवलेंथ दी हुई है, उस वेवलेंथ पे उस ब्लैक बॉडी का जो एब्जॉर्प्टिव पावर ए होगा वो 1 के बराबर होगा। नेक्स्ट हमारे पास है किरचॉफ्स लॉ। अगर आपको ये पॉइंट समझ आ गया ना कि ब्लैक बॉडी के लिए किसी भी वेवलेंथ पे एब्जॉर्प्टिव पावर 1 होता है, आप समझ लो कि आपको किरचॉफ्स लॉ भी समझ आ गया। ठीक है, किरचॉफ्स लॉ क्या कहता है कि किसी भी पर्टिकुलर लैम्डा रेडिएशन के लिए, किसी भी पर्टिकुलर लैम्डा रेडिएशन के लिए किसी भी गिवन टेम्परेचर पे जो ई अपॉन ए रेशो होता है वो बराबर हो किसी एक बॉडी का, वो बराबर होता है ई अपॉन रेशो किसी और बॉडी के। ठीक है, मान लो हमारे पास एक बॉडी एक्स है, दूसरी बॉडी वाई है, और तीसरी बॉडी ब्लैक बॉडी मान लो, तीसरी बॉडी ब्लैक बॉडी मान लो। हम मान लेते हैं कि किसी पर्टिकुलर लैम्डा रेडिएशन पे जो ई अपॉन ए रेशो एक्स बॉडी का है वो बराबर है ई अपॉन ए रेशो वाई बॉडी की। ठीक है, ई अपॉन ए ऑफ एक्स बॉडी इज इक्वल टू ई अपॉन ए ऑफ वाई बॉडी, और याद रखना ये बराबर होगा ई अपॉन ए रेशो ऑफ बी ब्लैक बॉडी। ठीक है, ई अपॉन ए रेशो ऑफ ब्लैक बॉडी, बी यहाँ डिनोट करता है ब्लैक बॉडी, और वो बराबर होगा ई बी के। ठीक है, वो बराबर होगा इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी। किसके बराबर होगा? इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी के बराबर होगा। समझ गए यहाँ तक?
क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि जो एब्जॉर्प्टिव पावर होती है, जो एब्जॉर्प्टिव पावर ए होती है किसी भी ब्लैक बॉडी के लिए वो 1 के बराबर होती है, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि याद रखना कि ब्लैक बॉडी के लिए जो ए होता है, एब्जॉर्प्टिव पावर होती है वो 1 के बराबर होती है। तो अगर एब्जॉर्प्टिव पावर फॉर ब्लैक बॉडी 1 के बराबर है तो ई अपॉन ए रेशो किसी भी बॉडी का बराबर होगा इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी के, ठीक है, इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी के, क्योंकि एब्जॉर्प्टिव पावर तो 1 होता है तो ये बराबर होगा इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी की, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि इमिसिव पावर ई जो होता है वो एब्जॉर्प्टिव पावर ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। और ई अपॉन ए जो होता है किसी गिवन टेम्परेचर, किसी गिवन वेवलेंथ पे कांस्टेंट होता है किसी भी बॉडी के लिए, ठीक है। किसी भी बॉडी के लिए जो ई अपॉन ए रेशो होता है वो कांस्टेंट होता है गिवन टेम्परेचर और गिवन वेवलेंथ पे, और याद रखना यही बराबर होता है इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी, ठीक है। अब देखो कलर ऑफ एन ऑब्जेक्ट की अगर हम बात करें, कलर ऑफ एन ऑब्जेक्ट, आपको एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे बताता हूँ। देखो दुनिया में सिर्फ 7 कलर होते हैं, VIBGYOR, विबगैर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। दुनिया में सिर्फ इतने 7 कलर होते हैं, ठीक है। जो हमें डिफरेंट टाइप के कलर्स दिखते हैं, जो हमें डिफरेंट टाइप्स के कलर दिखते हैं ना, वो इन कलर्स के कम्बिनेशन से बनते हैं, या तो फिर एक कलर भी यानी कंबाइन नहीं होता है, जिस टाइम पे एक कलर भी इनमें से नहीं दिखता है उस टाइम पे, नहीं तो उस टाइम पे एक दूसरा कलर दिखता है। वो कौन सा दिखता है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। तो आपने याद रखना है कि हमारे पास ये 7 कलर है और इन 7 कलर को मिला के हम व्हाइट लाइट बताते हैं इसको, ठीक है। व्हाइट लाइट बनती है इन 7 कलर्स को मिला के। अब देखो अगर हम रेड कलर यहाँ पे एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे ले लेते हैं रेड ऑब्जेक्ट। अब रेड ऑब्जेक्ट की अगर हम बात करते हैं तो रेड ऑब्जेक्ट रेड दिखता है, ये सारे जानते हैं, लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट क्या है। देखो रेड ऑब्जेक्ट जो है वो रेड इसलिए दिखता है क्योंकि वो रेड लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, वो रेड लाइट को रिफ्लेक्ट करता है और व्हाइट लाइट के जो बाकी कलर्स हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेता है, और जब वो रेड लाइट को रिफ्लेक्ट कर लेता है तो हमें रेड कलर दिखता है। जैसे मैं यहाँ आपको समझाता हूँ, एक सेकेंड आपको यहाँ पे समझाता हूँ, ठीक है। देखना अगर हमारे पास मान लो ये कोई रेड ऑब्जेक्ट है, ये हमारे पास कोई रेड ऑब्जेक्ट है, जब इस रेड ऑब्जेक्ट पे हम व्हाइट लाइट गिराएंगे, क्या व्हाइट लाइट गिराएंगे, तो आप जानते हो कि व्हाइट लाइट जो होता है उसमें VIBGYOR विबगैर होता है। अगर ये ऑब्जेक्ट के पास कुछ ऐसी प्रॉपर्टी है कि ये रेड लाइट को इस विबगैर में से इस आर को यानी रेड लाइट को रिफ्लेक्ट कर दे, रेड लाइट को रिफ्लेक्ट कर दे, तो हमारे पास जो बाकी के रिमेनिंग लाइट्स होंगे, इस व्हाइट लाइट के जो बाकी रिमेनिंग है कलर्स हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेगा। तो जिस कलर को ये बॉडी ये ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट करता है वही कलर हमें दिखता है। तो देयरफॉर ऑब्जेक्ट अपीयर्स रेड, क्या अपीयर्स रेड, हमें ऑब्जेक्ट जो है वो रेड दिखेगा, ठीक है। यहां तक समझ गए आप। रेड ऑब्जेक्ट रेड क्यों दिखता है, क्योंकि वो बाकी कलर्स को, व्हाइट लाइट के बाकी कलर्स को एब्जॉर्ब कर लेता है और रेड लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, देयरफॉर रेड दिखता है। यही यहाँ पे भी मैंने बताया है कि अगर इस पे हम व्हाइट लाइट गिराते हैं तो ये बाकी सारे कलर एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है, सारी रेडिएशन एब्जॉर्ब कर लेगा, बस रेड लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए ये रेड दिखता है। और याद रखना ये यहाँ पे मैं कम्प्लीमेंट्री कलर्स यहाँ पे लिख के लाया हूँ, ये पहले कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझते हैं उसके बाद यहाँ पे आते हैं, ठीक है। देखो जब भी आप किसी रेड ऑब्जेक्ट, अब आपको पता चल गया कि रेड ये क्यों दिखता है, रेड ये क्यों दिखता है, ये तो आपको पता चल गया। अब देखो रेड ऑब्जेक्ट को जब हम हीट करते हैं हाई टेम्परेचर में, हाई टेम्परेचर पे जब हम रेड ऑब्जेक्ट को हीट करते हैं तो वो ग्रीन दिखता है, वो ग्रीन दिखता है। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है कि रेड ऑब्जेक्ट को हीट करने पे ग्रीन दिखता है ये, तो उसके पीछे लॉजिक सिंपल सा है। वैसे इसको मैं याद कराने के एक सिंपल सा तरीका आपको बता दूंगा, लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है तो इसको समझ लेते हैं। देखो जो हमारा रेड ऑब्जेक्ट होता है वो रेड लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, जिसकी वजह से हमें रेड कलर दिखता है। और जब इसको हम हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं तो जो रेड ऑब्जेक्ट होता है ना, इसकी इमिसिव पावर ई जो होती है, इसकी जो इमिसिव पावर होती है वो ग्रीन कलर के लिए मैक्सिमम होती है। वो ग्रीन कलर के लिए क्या होती है, मैक्सिमम होती है, क्या, इमिसिव पावर ई। तो अगर रेड ऑब्जेक्ट की इमिसिव पावर ग्रीन कलर के लिए मैक्सिमम होती है, ग्रीन कलर के लिए मैक्सिमम होती है, तो हीट करने पे इसलिए ये ग्रीन दिखता है, ठीक है। तो हम जब व्हाइट कलर में से रेड निकाल लेते हैं तो ग्रीन कलर दिखता है, ठीक है। अब देखो इसको याद रखने का एक सिंपल सा तरीका आपको बताता हूँ। देखो आपने एक सर्कल बनाना है, ये मैं अगली स्लाइड पे बताता हूँ। देखो आपने एक सर्कल बनाना है, एक सेकेंड एक सर्कल बनाना है, ठीक है। अब इस सर्कल में क्या करना है आपने देखो इसके ऐसे आपने ये लाइन से ड्रॉ करनी है, एक ऐसे करनी है और दूसरी ऐसे करनी है।
तो हमारे पास टोटल यहाँ पे हम यहाँ इंडिगो, हमारे पास विबगैर में 7 होते हैं, तो उनमें एक इंडिगो होता है। क्या होता है? इंडिगो होता है। हम यहाँ पे इंडिगो की बात नहीं करेंगे, ना ये पूछा जाएगा, ठीक है। हम यहाँ सिर्फ 6 कलर्स की बात करेंगे जो हमारे पास कंप्लीमेंट्री कलर्स हैं। तो हमारे पास यहाँ पे 6 खाते बन गए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यहाँ पे मैं यहाँ पे वी लिखता हूँ, VBGYOR। अब आप बताओगे कि इंडिगो यहाँ पे मैंने नहीं लिखा, तो वो मैंने नहीं लिखा, ठीक है, उसकी आपने चिंता नहीं करनी है। यहाँ पे मैंने लिखा VBGYOR। ये हमारे पास कंप्लीमेंट्री कलर्स हैं। क्या है? कंप्लीमेंट्री कलर्स हैं। दीज आर द कंप्लीमेंट्री कलर्स ऑफ ईच अदर। अब देखो, जिस कलर के अपोजिट जो कलर होगा तो हीट करने पे वो कलर वही अपीयर होगा। फॉर एग्जांपल, इसको एग्जांपल से समझते हैं। हमारे पास रेड कलर है, मैंने कहा कि रेड कलर को जब आप हीट करते हो तो ये ग्रीन दिखता है। अब इस लॉजिक से हम इसको समझते हैं। देखो, इसे रेड के अपोजिट क्या है? ग्रीन है। तो सिंपल सी बात है, रेड को आप हीट करोगे तो इसका अपोजिट अगर ग्रीन है तो ग्रीन दिखेगा। अगर आप ब्लू कलर को क्या करते हो? हीट करते हो, तो हीट करने के बाद ये ऑरेंज दिखेगा। अगर आप वायलेट को हीट करोगे तो वो येलो दिखेगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे मैं ये कुछ कलर्स लिख के लाया हूँ, ठीक है। वैसे आप यहाँ से ही समझ लेना ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स है, कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स है, ठीक है। समझ गए यहाँ तक आप? तो यहाँ पे आपने याद रखना, आपने 6 कॉर्नर्स बना लेने हैं, 6 खाते बना लेने हैं। यहाँ पे लिखना है VBGYOR, ठीक है। जिसके अपोजिट जो है उसी के अकॉर्डिंग हीट करने पे कलर दिखता है। यहाँ पे व्हाइट में से रेड हटा लो तो ग्रीन दिखेगा, व्हाइट में से येलो हटा लो तो वायलेट दिखेगा। जब ब्लू को हीट करते हैं तो व्हाइट में से ब्लू निकालते हैं तो ऑरेंज दिखता है, एंड सो ऑन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है देखो व्हाइट। अब हम बात करेंगे व्हाइट कलर क्या होता है और ब्लैक कलर क्या होता है। देखो, अगर हम ब्लैक कलर की बात करते हैं तो जनरली ब्लैक कलर और व्हाइट कलर कोई कलर नहीं होता है। ये अपीयर होता है व्हाइट, ये अपीयर होता है ब्लैक, ये एक्चुअली कोई कलर नहीं होता है। मैंने आपको पहले ही बताया, दुनिया में सिर्फ 7 कलर होते हैं और उनका नाम है विबगैर। और इन्हीं की कॉम्बिनेशन से, या फिर जब ये रिफ्लेक्ट नहीं होते हैं उस केस में डिफरेंट टाइप के कॉम्बिनेशंस बनते हैं और डिफरेंट कलर टाइप के कलर यानी अपीयर होते हैं। तो सिमिलरली ब्लैक और व्हाइट का भी सिमिलर कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अगर आपने ये डिटेल में समझना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं इसकी बिल्कुल डिटेल वीडियो डालूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे समझना कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर हम व्हाइट लाइट गिरा रहे हैं, अगर ये ऑब्जेक्ट सारे के सारे कलर्स को एब्जॉर्ब कर रहा है, अगर ये ऑब्जेक्ट सारे कलर्स को एब्जॉर्ब कर रहा है और रिफ्लेक्ट कुछ भी नहीं कर रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट ब्लैक दिखेगा, यानी ये ब्लैक कलर का ऑब्जेक्ट है। मान लीजिए जो आपका ब्लैक कलर होता है ना, उस पे जब व्हाइट लाइट गिरती है तो वो कोई भी कलर, विबगैर में से कोई भी कलर रिफ्लेक्ट नहीं करता है और सारे के सारे कलर एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए ये ब्लैक दिखता है। क्योंकि ये सारे एब्जॉर्ब कर लेता है, रिफ्लेक्ट तो एक कलर भी नहीं करता है, इसलिए ये ब्लैक दिखता है। अगर हम व्हाइट की बात करते हैं, अगर किसी ऑब्जेक्ट पे हम व्हाइट लाइट गिराते हैं यानी विबगैर गिराते हैं, अगर ये पूरी की पूरी विबगैर, पूरी की पूरी व्हाइट कलर, जितने भी व्हाइट लाइट में कलर्स हैं, सारे के सारे कलर्स को अगर ये ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट करता है, तो जब ये सारे के सारे कलर्स को रिफ्लेक्ट करता है तो हमें पूरा का पूरा विबगैर दिखता है। और आप जानते हैं विबगैर को हम व्हाइट लाइट कहते हैं। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जो हमें कलर दिखेगा वो व्हाइट होगा क्योंकि इसने सारे के सारे कलर को रिफ्लेक्ट कर लिया। अगर कोई ऑब्जेक्ट पे व्हाइट लाइट गिरा रहे हैं और वो व्हाइट लाइट के सारे कलर्स को रिफ्लेक्ट कर रहा है, कोई भी कलर एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, तो उसका मतलब है कि वो ऑब्जेक्ट व्हाइट है और वो व्हाइट अपीयर होगा, ठीक है। तो आपने याद रखना है कि व्हाइट ऑब्जेक्ट जो होता है वो किसी भी कलर को एब्जॉर्ब नहीं करता है और वो सारे के सारे कलर को रिफ्लेक्ट करता है। इसीलिए कहते हैं कि गर्मियों में जब गर्मियाँ होती हैं उस टाइम पे ब्लैक ऑब्जेक्ट को, यानी ब्लैक कपड़े कोई भी नहीं पहनता है। जो इसके पीछे लॉजिक है ना, कि गर्मियों में हम वाइट कपड़े पहनना पसंद करते हैं। देखो, जब गर्मी होती है तो जो वाइट कपड़ा होता है वो सारे के सारी रेडिएशन को रिफ्लेक्ट करता है, जिससे हमारी बॉडी कम गर्मी महसूस करती है। अगर हम ब्लैक कपड़े पहनेंगे गर्मियों में तो आप जानते हो कि सारे के सारे कलर्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो इस तरीके से ये सारी रेडिएशन को जब एब्जॉर्ब करेगा तो हमें ज़्यादा गर्मी फील होगी। इसलिए कहते हैं कि गर्मियों में ज़्यादातर वाइट कपड़े जो है वो यूज़ करने चाहिए, ठीक है। इसके पीछे लॉजिक यही है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। वो है वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, बिल्कुल सिंपल सा है, ठीक है। वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ की अगर हम बात करें, पर्टिकुलरली ब्लैक बॉडी के लिए होता है, ठीक है। वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ में आपने एक ग्राफ समझना है। जब हम इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन यानी इमिसिव पावर, देखो मैंने आपको बताया था कि इमिसिव पावर जो ई होती है इसको हम इंटेंसिटी भी कहते हैं, ठीक है। इसको हम इंटेंसिटी भी कह सकते हैं क्योंकि इंटेंसिटी बराबर होता है Q/80, ठीक है। और इमिसिव पावर भी यही होता है, तो इंटेंसिटी कह लो या इमिसिव पावर कह लो, एक ही बात है। जब हम एक एक्सिस पे इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन ई लेते हैं और दूसरी एक्सिस पे हम वेवलेंथ लैम्डा लेते हैं
दूसरे एक्सिस पे हम वेवलेंथ लैम्डा लेते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरीके का ग्राफ बनता है, हमारे पास कुछ इस तरीके का ग्राफ बनता है। कैसा ग्राफ बनता है? इस तरीके का ग्राफ बनता है। अब हमने यहाँ पे 3 ग्राफ ड्रॉ किए। एक ग्राफ मान लो T1 टेम्परेचर पे है, दूसरा ग्राफ T2 टेम्परेचर पे है, तीसरा ग्राफ T3 टेम्परेचर पे है। इस पॉइंट पे जो वेवलेंथ है T3 टेम्परेचर पे, जो ये पीक पॉइंट है, यहाँ पे जो वेवलेंथ है उसको मैं लैम्डा मैक्स 3 कहता हूँ। इस पॉइंट पे जो वेवलेंथ है इसको मैं लैम्डा मैक्स 2 कहता हूँ। इस पॉइंट पे जो वेवलेंथ है उसको मैं लैम्डा मैक्स 1 कहता हूँ। अब यहाँ पे एक लॉजिक वाली बात है और एक कॉमन सेंस वाली बात है जो हमें कहीं ना कहीं आगे भी कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी। देखना, ये जो लैम्डा मैक्स है इसका मतलब मैक्सिमम वेवलेंथ नहीं है, इसका मतलब मैक्सिमम वेवलेंथ नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ पे लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 की बात की जाए तो इनमें जो सबसे बड़ी वेवलेंथ है वो लैम्डा 1 है, क्योंकि इस एक्सिस पे इस एक्सिस पे वेवलेंथ बढ़ती है, तो जो वेवलेंथ राइट हैंड साइड में होगी ऑब्वियस है कि वही ज्यादा होगी। तो यहाँ पे लैम्डा मैक्स 1 इस साइड है, इसलिए ये सबसे ज्यादा वेवलेंथ होगी। तो हमने ये यहाँ पे नहीं देखना है कि मैक्सिमम क्या है, हमने देखना है कि इसका मतलब क्या होता है मैक्सिमम का। देखो, जो लैम्डा मैक्स 3 है ये मैक्सिमम वेवलेंथ नहीं है, बल्कि ये वो वेवलेंथ है जिस वेवलेंथ पे इंटेंसिटी मैक्सिमम है। अगर हम T2 टेम्परेचर की बात करें, T2 टेम्परेचर पे जिस पॉइंट T2 टेम्परेचर वाली कर्व पे जिस पॉइंट पे इंटेंसिटी मैक्सिमम है, उस पॉइंट पे जो वेवलेंथ है उसी को हम लैम्डा मैक्स 2 कहते हैं। लैम्डा मैक्स 1 भी मैक्सिमम वेवलेंथ नहीं है, बल्कि ये वो वेवलेंथ है जिस वेवलेंथ पे टेम्परेचर T1 वाली कर्व पे मैक्सिमम इंटेंसिटी है। आपने ये समझना है, ठीक है? अगर आपको समझ नहीं आया होगा लेक्चर को रिपीट करके आराम से देख लेना, ठीक है? अब अगर हम बात करते हैं लैम्डा मैक्स की, तो लैम्डा मैक्स टेम्परेचर T के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है? ये मैंने आपको बता दिया कि मैक्सिमम वेवलेंथ नहीं होती है, ये वो वेवलेंथ होती है जहाँ पे इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। तो लैम्डा मैक्स की बात करें तो ये टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ पे याद रखना कि टेम्परेचर जो होता है, आपको पता है कि एरिया अंडर ग्राफ जितना ज्यादा होगा टेम्परेचर उतना ज्यादा होगा। तो एरिया अंडर ग्राफ यहाँ पे इस वाली कर्व का ज्यादा है, तो T3 टेम्परेचर ज्यादा होगा T2 से, और वो ज्यादा होगा T1 से। तो T3 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T1, ठीक है? यहाँ तक समझ गए। और हम जानते हैं कि लैम्डा मैक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर T, तो इससे पता चलता है कि लैम्डा मैक्स 1 इज ग्रेटर देन लैम्डा मैक्स 2 इज ग्रेटर देन लैम्डा मैक्स 3, बिकॉज लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और T3 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T1, ठीक है? तो यहाँ से ये पता चलता है। उसके बाद अगर यहाँ से हम ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटा देते हैं, तो यहाँ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शन, जब इस प्रोपोर्शनलिटी को यहाँ पे हटा देते हैं तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आता है, जिसको हम यहाँ पे बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये फार्मूला बन जाता है फिर लैम्डा मैक्स इज इक्वल टू बी अपॉन टी। फार्मूला क्या बन जाता है? लैम्डा मैक्स इज इक्वल टू बी अपॉन टी। यहाँ पे टी अगर हम इस तरफ लाएं तो लैम्डा मैक्स इंटू टी इज इक्वल टू बी के बराबर होगा, ठीक है? यानी लैम्डा मैक्स इंटू टी जो है ये कांस्टेंट है, क्योंकि बी तो कांस्टेंट है भाई। बी यहाँ पे जो हमारे पास ये वीन्स कांस्टेंट है, इसको हम वीन्स कांस्टेंट कहते हैं, और अप्रोक्सीमेटली बराबर होता है 2.898 इंटू 10 की पावर 3 मीटर केल्विन, ठीक है? याद रखना लैम्डा मैक्स इंटू टी बराबर होता है बी के, लैम्डा मैक्स इंटू टी बराबर होता है बी के। बी यहाँ पे वीन्स कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू बराबर होती है 2.898 इंटू 10 की पावर 3 मीटर केल्विन के, ठीक है? और अगर लैम्डा मैक्स इंटू टी कांस्टेंट होता है, हम कह सकते हैं कि लैम्डा मैक्स 1 इंटू T1 बराबर है लैम्डा मैक्स 2 इंटू T2, दैट विल बी इक्वल टू लैम्डा मैक्स 3 इंटू T3 एंड सो ऑन, ठीक है? आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा, ठीक है? तो वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ कुछ बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल इजी सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है? लैम्डा और टेम्परेचर के बीच में का रिलेशन है, ठीक है? बिल्कुल इजी है। अब मैंने आपको बताया कि एरिया अंडर ग्राफ जिसका जितना ज्यादा होगा उसका टेम्परेचर उतना ज्यादा होगा, ठीक है? एरिया अंडर ग्राफ जो है A3 ज्यादा है, इसका मतलब ये है कि ये वाला ग्राफ जो है ये ज्यादा, ये तो मैंने वैसे यहाँ भी बता दिया, ये बताने की बार बार जरूरत है नहीं, ठीक है? A3 ज्यादा है A2 से, वो ज्यादा है A1 से, देयरफॉर T3 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T1। अब जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज स्टीफन्स बोल्ट्जमैन लॉ और स्टीफन्स लॉ। इसको हम स्टीफन्स बोल्ट्जमैन लॉ कहते हैं या फिर स्टीफन्स लॉ भी जनरली कहते हैं। ये स्पेसिफिकली ब्लैक बॉडी के लिए यूज होता है। किसके लिए? ब्लैक बॉडी के लिए यूज होता है। देखो, स्टीफन्स लॉ कहता है कि रेडिएशन इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन जो होती है, जो इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन होती है वो T की पावर 4 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है T की पावर 4 के। अब याद रखना ये जो T यहाँ पे है ये टेम्परेचर ऑफ ब्लैक बॉडी है, और ये याद रखना ये हमेशा केल्विन में रखना है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, स्टार्टिंग में भी बोला था लेक्चर के स्टार्टिंग में, कि टेम्परेचर ऐसा यूनिट जो टेम्परेचर का होता है वो केल्विन में होता है, और हमेशा फार्मूले में केल्विन में ही रखना, ठीक है? अगर डिग्री सेंटीग्रेड में दिया होगा तो पहले केल्विन में कन्वर्ट कर लेना, उसके बाद क्वेश्चन में रखना, ठीक है? डायरेक्टली डिग्री सेंटीग्रेड में नहीं रखना, ठीक है? तो देखो भाई, मैंने आपको बताया था कि इंटेंसिटी, देखो अगर मैं डायरेक्टली ये आपको बताऊं तो ये आपको समझ नहीं आएगा, इसलिए मैं अगली स्लाइड पे बताता हूं। देखो, इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है T की पावर 4 के। ये किसने कहा? ये स्टीफेंस भाईजान ने कहा। ये किसने कहा? ये स्टीफेंस लॉ कहता है।
ये मैं नहीं बोल रहा हूँ या कोई और टीचर नहीं बोल रहा है, स्टीफेंस लॉ कहता है कि इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टी के पावर 4 की। इंटेंसिटी मैंने आपको पीछे बताया ए अपॉन क्यू अपॉन ए इंटू टी होता है। हीट रेडिएशन पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम होता है, उसी को हम इमिसिव पावर कहते हैं या फिर इंटेंसिटी कहते हैं। तो इंटेंसिटी होता है क्यू अपॉन ए इंटू टी, ठीक है। अब यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी को जब मैं हटाता हूँ तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है जिसको सिग्मा कहते हैं, ठीक है, और इसको हम स्टीफेंस कांस्टेंट भी वैसे कहते हैं, इनटू टी की पावर 4, ये वाला टी की पावर 4। जब ये हम उस साइड लेते हैं तो क्यों निकल के आता है सिग्मा ए टी टी की पावर 4, ठीक है। यही फॉर्मूला पीछे भी मैंने लिखा था, ठीक है, सिग्मा ए टी टी की पावर 4। स्मॉल टी यहाँ पे टाइम है, कैपिटल टी यहाँ पे टेम्परेचर है, ये आपने यहाँ पे समझना है। तो क्यू इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए टी की पावर 4 इंटू टी। स्मॉल टी यहाँ पे याद रखना टाइम है, कैपिटल टी यहाँ पे याद रखना टेम्परेचर है, ठीक है, और टी की पावर यहाँ पे 4 है, ठीक है। और सिग्मा यहाँ पे स्टीफेंस कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली वैल्यू, इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू अगर देखी जाए तो कुछ 5 पॉइंट समथिंग होती है, ठीक है, वो कुछ 5.67 होती है, लेकिन हम अप्रोक्सीमेटली लिख लेते हैं 6 इंटू 10 की पावर -8 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन की पावर 4, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है पी। देखो हमने बताया कि इंटेंसिटी क्या होता है, इंटेंसिटी बराबर होता है, इंटेंसिटी बराबर होता है सिग्मा ए टी की पावर 4 इंटू टी, ठीक है, टी की पावर 4 इंटू टी। अब इस इंटेंसिटी को हम क्यों भी लिख सकते हैं, इसको हम क्यों भी लिख सकते हैं। अब अगर इस टी को हम यहाँ पे लाएं तो ये क्यू अपॉन टी हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू सिग्मा ए टी की पावर 4, दैट विल बी इक्वल टू सिग्मा ए टी की पावर 4। अब देखो इसको मैं डी क्यू अपॉन डी टी भी लिख सकता हूँ, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम जानते हैं कि क्यू अपॉन टी पावर के बराबर एनर्जी अपॉन क्यू एक तरह की एनर्जी है ना भाई, क्यों क्या है, हीट है, और हीट क्या होती है, हीट कह लो इंटेंसिटी कह लो, एक ही बात है, ठीक है। एक सेकंड, मैंने आपको यहाँ पे बताया ना क्यों किसके बराबर होता है, सिग्मा ए टी की पावर 4, सिग्मा ए टी की पावर 4 के बराबर, क्यों कह लो इंटेंसिटी कह लो, एक ही बात है, ठीक है। क्योंकि देखो इंटेंसिटी जो थी वो बराबर थी क्यू अपन ए इंटू टी, क्यू अपन ए इंटू टी, तो हमने यहाँ पे क्यू की ही वैल्यू निकाली है, ना कि इंटेंसिटी की। थोड़ी सी गलती यहाँ पे हुई है, ठीक है, इंटेंसिटी मैंने लिखा था तो इंटेंसिटी नहीं होता है, क्योंकि इंटेंसिटी का तो हमने वहाँ पे फार्मूला डाला था। तो क्यू बराबर होता है सिग्मा ए टी की पावर 4 इंटू टी। तो इस टी को जब हम यहाँ पे लाते हैं तो क्यू अपॉन टी होता है, दैट विल बी इक्वल टू सिग्मा ए टी की पावर 4। इसी क्यू अपॉन टी, क्यू क्या है, हीट है, और हीट एक टाइप की एनर्जी होती है, और एनर्जी अपॉन टाइम बराबर होता है पावर की, एनर्जी अपॉन टाइम बराबर होता है पावर के। तो पावर का फार्मूला यहाँ से निकल के आता है सिग्मा ए टी की पावर 4, और यही यहाँ पे भी मैंने लिखा हुआ है, P इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी, दैट विल बी इक्वल टू सिग्मा ए टी की पावर 4, ठीक है। डी क्यू यहाँ पे क्या, P यहाँ पे पावर है, ठीक है, डी क्यू यहाँ पे आपके पास हीट है, डी टी यहाँ पे टाइम है, और सिग्मा मैंने आपको बताया ये स्टीफेंस कांस्टेंट है, ए यहाँ पे एरिया है, टी यहाँ पे टेम्परेचर है। तो P इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी, दैट विल बी इक्वल टू सिग्मा ए टी की पावर 4, ठीक है। अगर आपके पास ब्लैक बॉडी दी है, ये मैंने पिछली स्लाइड में भी लिखा लिया, तो फॉर ए ब्लैक बॉडी, ठीक है, फॉर ब्लैक बॉडी, अगर आपके पास ब्लैक बॉडी दी हुई है तो ये फार्मूला वैलिड होगा। अगर ब्लैक बॉडी नहीं होगी तो उस केस में यहाँ पे मैंने लिखा है फॉर अदर बॉडीज P इज इक्वल टू ई सिग्मा ए टी की पावर 4, P इज इक्वल टू स्मॉल ई इंटू सिग्मा इंटू ए इंटू टी की पावर 4। स्मॉल ई यहाँ पे जो है वो इमिसिविटी है, वो क्या है, इमिसिविटी है, और ई यहाँ पे अगर इमिसिविटी है इसकी वैल्यू जो है वो 0 से 1 के बीच में लाई करती है। इमिसिविटी ई की वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करती है, ठीक है, 0 और 1 के बीच में लाई करती है। और परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए इमिसिविटी 1 होती है, इसलिए इस फार्मूले में जब हम इमिसिविटी की वैल्यू 1 डालते हैं तो पावर का फार्मूला ये निकल के आता है, किसके लिए, ब्लैक बॉडी के लिए। ये ख्याल रखना, सिग्मा ए टी की पावर 4, और यही यहाँ पे भी मैंने लिखा है सिग्मा ए टी की पावर 4। जो हमारे पास P इज इक्वल टू सिग्मा ए टी की पावर 4 होता है, ये ब्लैक बॉडी के लिए होता है, ठीक है। अगर आपके पास सराउंडिंग टेम्परेचर भी दिया हुआ है, मान लीजिए आपके पास सराउंडिंग टेम्परेचर भी दिया हुआ है, तो मान लीजिए आपके पास कोई बॉडी है, ब्लैक बॉडी है, इस ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर T है, इस ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर T मान लेते हैं। अगर इसका टेम्परेचर T है और सराउंडिंग का टेम्परेचर T नॉट है, सराउंडिंग का टेम्परेचर T नॉट है, आपके पास कोई ब्लैक बॉडी है, उसका टेम्परेचर कैपिटल T है, सराउंडिंग का टेम्परेचर T नॉट है, तो उस केस में मान लेते हैं कि ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर सराउंडिंग टेम्परेचर से ज़्यादा है, T इज ग्रेटर देन T नॉट, ये हम सपोज कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं, ठीक है। जब हमारे पास सराउंडिंग टेम्परेचर गिवन होगा उस केस में पावर का फार्मूला क्या होगा वो हम देखने वाले हैं। देखो जब सराउंडिंग टेम्परेचर गिवन होगा, हम लेट कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर T जो है वो ज़्यादा है सराउंडिंग टेम्परेचर से, तो उस केस में जो नेट पावर रेडिएटेड होगी वो बराबर होगी सिग्मा ए टी की पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4। टी यहाँ पे ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर है, टी नॉट यहाँ पे किसका टेम्परेचर है, सराउंडिंग टेम्परेचर है। तो समझ लेना कि नेट पावर रेडिएटेड जो है, जो हमारे पास नेट पावर रेडिएटेड है वो बराबर है सिग्मा ए इंटू टी की पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4, ठीक है। समझ गए यहाँ तक, ये आपने जुबानी याद कर लेना।
उसके बाद हमारे पास विन्स लॉ, ये वैसे मैंने आपको बता ही दिया, इसमें अब क्या ही बताना है, ठीक है। ये फिर भी मैं यहाँ पे लिख के लाया हूँ, ठीक है। ये वैसे मैंने पीछे तकरीबन 2 से 3 मरतबा बोल दिया। तो विन्स लॉ को जब हम यूज़ करते हैं, विन्स लॉ क्या कहता था कि टेम्परेचर जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ की, या फिर मैंने ऐसे बताया था शायद, वेवलेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, एक ही बात है। तो देखो मैंने आपसे बताया कि पावर जो है वो एक सेकंड में ये अगली स्लाइड पे समझाता हूँ ताकि अच्छे से समझ आए। हमें पता है कि पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टी की पावर 4 के, और वीन्स लॉ के अकॉर्डिंग टेम्परेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ लैम्डा के। तो इसका मतलब है कि अगर पावर टी की पावर 4 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और टेम्परेचर लैम्डा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो टी की पावर 4 इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा लैम्डा की पावर 4 की। अगर ये बात है तो इस केस में हम बता सकते हैं P2/P1 बराबर है T2 की पावर 4 अपॉन T1 की पावर 4, और यहाँ पे इन्वर्सली है तो इसलिए लैम्डा 1 की पावर 4 अपॉन लैम्डा 2 की पावर 4। यही सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे भी लिखी है, ठीक है। P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T की पावर 4, आपने डायरेक्टली याद रखना है, इसमें समझने वाली कोई बात नहीं है। दैट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा की पावर 4, और इसी को जब हम सॉल्व करते हैं तो निकल के आता है P2/P1 इज इक्वल टू T2/T1 की होल पावर 4, दैट इज इक्वल टू लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 की पावर 4, ठीक है। लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 की होल पावर 4, ठीक है। उसके बाद इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, और इस चैप्टर का मेरे ख्याल में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो अगर हम न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग की बात करें, अगर हमारे पास कोई बॉडी है और उसका टेम्परेचर T है, कैपिटल T उसका टेम्परेचर है, और सराउंडिंग का टेम्परेचर T0 है, सराउंडिंग का टेम्परेचर T0 है, बॉडी का टेम्परेचर कैपिटल T है, हम मान लेते हैं कि बॉडी का टेम्परेचर कैपिटल T ग्रेटर देन है सराउंडिंग टेम्परेचर से, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे मानते हैं कि dt टाइम में स्मॉल टाइम में टेम्परेचर ऑफ बॉडी गिर जाता है, टेम्परेचर ऑफ बॉडी कम होता है, पहले T था, मान लेते हैं D कैपिटल T कम होता है तो टेम्परेचर T माइनस dt होगा। यहाँ पे ख्याल रखना कि जो D स्मॉल t है ये टाइम है, जितने टाइम में टेम्परेचर बॉडी का कम हो रहा है, और D कैपिटल T जो है ये टेम्परेचर बॉडी का जो कम हो रहा है ये वो है, ठीक है। जो टेम्परेचर बॉडी का कम हो रहा है वो D कैपिटल T है, ठीक है। हम मान लेते हैं कि बॉडी का टेम्परेचर कैपिटल T है, सराउंडिंग का टेम्परेचर T0 है, dt टाइम में इसका टेम्परेचर T माइनस dt हो जाता है, ठीक है। तो रेट ऑफ कूलिंग जो होगा हमारे पास, रेट ऑफ कूलिंग बराबर होगा माइनस dt अपॉन dt, माइनस d कैपिटल T अपॉन d स्मॉल t। यहाँ पे ख्याल रखना कैपिटल T यहाँ पे टाइम को सॉरी टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और स्मॉल t यहाँ पे टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अल्टीमेटली रेट ऑफ कूलिंग बराबर होता है माइनस dt अपॉन dt, ठीक है, माइनस d कैपिटल T अपॉन d स्मॉल t। और इसको अगर हम इसका मॉड लिखें, इसका मैग्नीट्यूड लिखें, तो मॉड ऑफ dt अपॉन d स्मॉल t होता है, ठीक है। अब देखो जो रेट ऑफ कूलिंग होता है वो बराबर होता है, रेट ऑफ कूलिंग बराबर होता है dt अपॉन d स्मॉल t, लेकिन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर ऑफ बॉडी माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, ठीक है। जो रेट ऑफ कूलिंग होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है TB माइनस T0, टेम्परेचर ऑफ बॉडी माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब देखो अगर हमारे पास बॉडी है, उसका टेम्परेचर T1 है, और ये टेम्परेचर T1 कम होते होते T2 तक पहुंच जाता है। मान लीजिए टाइम स्मॉल t में T1 टेम्परेचर जो है वो गिर के T2 तक पहुंच जाता है, ठीक है। T1 टेम्परेचर कम होके T2 तक पहुंच जाता है टाइम स्मॉल t में, तो हमने जब फार्मूले में बॉडी का टेम्परेचर लिखना होगा तो वहां पे हम ना T1 लिखेंगे ना T2 लिखेंगे, बल्कि इसका एवरेज लिखेंगे, और इसका जो एवरेज टेम्परेचर होगा वो बराबर होगा T1 प्लस T2 अपॉन 2 के, ठीक है। तो जो एवरेज टेम्परेचर ऑफ बॉडी है, वो बराबर है T1 प्लस T2 अपॉन 2 के, ठीक है। हम मान लेते हैं कि T1 से T2 बॉडी का टेम्परेचर गिरा, ठीक है, कम हुआ स्मॉल t टाइम में, तो टेम्परेचर ऑफ बॉडी जो एवरेज होगा वो बराबर होगा T1 प्लस T2 अपॉन 2 के, ठीक है। तो यहाँ से रेट ऑफ कूलिंग का फार्मूला मैंने आपको पहले ही बताया, dt अपॉन dt होता है, d कैपिटल T अपॉन dt होता है, ये मैंने पहले ही आपको बता दिया। dt यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर है, तो चेंज इन टेम्परेचर यहाँ पे T1 से T2 हुआ, तो इसको हम T1 माइनस T2 लिख सकते हैं। कितने टाइम में हुआ, स्मॉल t टाइम में हुआ, तो इस dt को हम t लिख सकते हैं, ठीक है। और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर ऑफ बॉडी माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग के, और यही यहाँ पे भी मैंने लिखा हुआ है, टेम्परेचर ऑफ बॉडी माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, ठीक है। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि रेट ऑफ कूलिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है d कैपिटल T अपॉन dt के, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। यहाँ पे हम dt को हम T1 माइनस T2 लिख सकते हैं, क्योंकि टेम्परेचर T1 से T2 कम हो रहा है, और टाइम को हम यहाँ पे स्मॉल t लिख सकते हैं, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है TB माइनस T0 की। याद रखना जो टेम्परेचर ऑफ बॉडी है वो हमने यहाँ पे एवरेज लेना है, और एवरेज बराबर होता है T1 प्लस T2 अपॉन 2 की, ठीक है, और माइनस करना है T0। अब देखो यही मैंने यहाँ नीचे लिखा है T1 माइनस T2 अपॉन T, ठीक है, T1 माइनस T2 अपॉन T यहाँ पे मैंने लिख लिया, ठीक है। जब हम इस कॉन्स्टेंट इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं, यहाँ पे कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आता है, के कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आता है, और टेम्परेचर ऑफ बॉडी को मैंने T1 प्लस T2 अपॉन 2 लिखा,
T1 प्लस T2 अपॉन 2 लिखा और माइनस T0 एज इट इज लिख लिया, ठीक है। तो इस तरीके से आपने सिर्फ ये वाला फार्मूला याद रख लेना है। वैसे भी ज़्यादा मैं यहाँ पे कुछ लिख के नहीं लाया हूँ, जितना मैं लिख के लाया हूँ सारा सारा याद कर लेना। और इसमें मेन फार्मूला ये है और ये भी अच्छे से याद कर लेना। T1 माइनस T2, T1 क्या है T2 क्या है ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, ठीक है। T1 इनिशियल टेम्परेचर है, टाइम स्मॉल टी के बाद इसका T2 टेम्परेचर होता है, ठीक है। और इसके स्मॉल टी क्या है, टाइम है जिसमें टेम्परेचर कम हो रहा है। और T1 माइनस T2 अपॉन T बराबर होता है K इंटू T1 प्लस T2 अपॉन 2 माइनस T0 के, ठीक है। ये आपने याद रखना है। और स्मॉल टी याद रखना है, यहाँ पे टाइम है, K यहाँ पे कांस्टेंट है। और T1 माइनस T2 अपॉन T जो है ये रेट ऑफ कूलिंग है, इसी को हम रेट ऑफ कूलिंग कहते हैं। K यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, जो यहाँ पे हमने ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया था। T1 प्लस T2 अपॉन 2 टेम्परेचर ऑफ बॉडी है और T0 यहाँ पे टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग है। आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रेट ऑफ कूलिंग जो होता है वो टाइम के साथ डिक्रीज होता जाता है। जो रेट ऑफ कूलिंग होता है वो टाइम के साथ डिक्रीज होता है, ठीक है। इसको समझने के लिए मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल ली है, ठीक है। अब देखो, अगर आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसका टेम्परेचर 70 डिग्री सेंटीग्रेड है। 70 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर वो टाइम T1 में 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है, और टाइम T2 में 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है, और टाइम T3 में 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक पहुंच जाता है, तो टाइम T1 T2 T3 में सबसे ज़्यादा टाइम कौन होगा और सबसे कम टाइम कौन सा होगा, ठीक है। तो यही हमने यहाँ पे समझना है। और इस लाइन से आपको शायद समझ आ गया होगा कि रेट ऑफ कूलिंग जो है वो टाइम के साथ डिक्रीज होता है। अब देखो, सबसे पहले 70 से, अब देखो यहाँ भी 10 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो रहा है, यहाँ भी 10 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो रहा है, यहाँ भी 10 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो रहा है। अब अगर यहाँ पे लॉजिक यानी सिंपल दिमाग से यहाँ पे अगर हम सोचें, तो यहाँ से हम सोचेंगे कि भाई T1 जो है वो T2 के बराबर है, वो T3 के बराबर है, क्योंकि तीनों जगहों पे 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम हो रहा है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट, ये लॉजिक रॉन्ग है। यहाँ पे ये वाला लॉजिक लगेगा कि रेट ऑफ कूलिंग जो होता है वो टाइम के साथ डिक्रीज होता है, यानी पहले जो 70 से 60 डिग्री टेम्परेचर कम हो रहा है वो जल्दी होगा यानी रेट ऑफ कूलिंग फास्ट होगा। वही यहाँ पे मैंने लिखा है कि कूल फास्ट, यानी रेट ऑफ कूलिंग पहले फास्ट होगा, यानी टेम्परेचर टाइम जो है वो कम लगेगा। उसके बाद 60 से जब 50 जाएगा तो टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा, यानी रेट ऑफ कूलिंग कम हो रहा है। वही मैंने यहाँ लिखा था डिक्रीजेज विद टाइम। रेट ऑफ कूलिंग अगर कम हो रहा है तो टाइम बढ़ रहा है, यानी टाइम ज्यादा लग रहा है कूल होने में। उसके बाद 50 से 40 में 50 डिग्री सेंटीग्रेड से 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, यानी रेट ऑफ कूलिंग यानी बहुत ही लेट कूल होगा, ठीक है। रेट ऑफ कूलिंग बहुत ही कम है, ठीक है, और टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। अगर रेट ऑफ कूलिंग बहुत कम है तो टाइम ज़्यादा लगना है कूल होने में, ठीक है। और यहाँ पे हम कह सकते हैं कि T3 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T1, क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम यहाँ पे लग रहा है 50 से 40 तक। अब इसको हम एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास, मान लीजिए 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, 30 डिग्री से 20 जानना है, 20 से 10 जानना है। मान लीजिए यहाँ भी 10 डिग्री सेंटीग्रेड का डिफरेंस है, यहाँ भी 10 डिग्री सेंटीग्रेड का डिफरेंस है। अब इसको मैं T1 मान लेता हूँ, इसको मैं T2 मान लेता हूँ। 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, मान लीजिए हमारे पास चाय है, क्या है, चाय का टेम्परेचर अगर 30 डिग्री सेंटीग्रेड है और T1 टाइम में 30 डिग्री सेंटीग्रेड जो है ये 20 डिग्री तक कम हो जाएगा, और T2 टाइम में जो चाय का टेम्परेचर है 20 डिग्री सेंटीग्रेड, T2 टाइम में वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या समझना है कि देखो, चाय का टेम्परेचर पहले 30 डिग्री सेंटीग्रेड था, T1 टाइम के बाद चाय का टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, T2 टाइम के बाद चाय का टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यहाँ पे याद रखना कि T1 जो है वो लेस देन T2 है, ठीक है। यहाँ पे जो रेट है यानी यहाँ पे जो चाय है वो कूल होगी फास्ट, ठीक है, और यहाँ पे जो चाय है वो कूल होगी स्लोली। कहने का मतलब है, देखो, अगर पहले 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, 30 से जब 20 तक पहुंचता है टेम्परेचर, तो जो रेट होता है वो ज्यादा होता है, यानी रेट ऑफ कूलिंग ज्यादा होता है, यानी जो चाय है वो जल्दी जल्दी वो ठंडी हो जाती है और 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाती है। लेकिन जो जो टाइम गुजरता जाता है, टाइम के साथ साथ जब 20 डिग्री से 10 डिग्री की तरफ कूल होता है, चाय कूल होती है 20 डिग्री से 10 डिग्री तक, तो इसमें ज़्यादा टाइम लगता है, यानी कूल स्लोली होती है, यानी बहुत ही स्लोली जो है वो चाय ठंडी होती है टाइम के साथ साथ, ठीक है। तो यहाँ पे T2 ज़्यादा लगेगा, ठीक है, टाइम ज़्यादा लगेगा, और 30 से 20 तक टाइम कम लगेगा, यानी कूलिंग फास्टली होगी, और 20 से 10 तक जब कूलिंग होगी तो वो बहुत ही स्लोली होगी, यानी टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका पूरा का पूरा थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर कंप्लीट हो जाता है। थर्मल प्रॉपर्टीज
ऑफ मैटर जो है वो कंप्लीट हो जाता है। इसके हमने 2 पार्ट्स देख लिए। पार्ट 1 में हमने तकरीबन 50% से 60% चैप्टर कंप्लीट किया था और आज के इस लेक्चर में हमने रिमेनिंग थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने पूरा का पूरा चैप्टर समझाया, सारे फार्मूले, सारे कॉन्सेप्ट, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने बिल्कुल डिटेल में यहाँ पे डिस्कस किए, ठीक है। अगर आपको माइंड मैप्स चाहिए या फिर जिनको आप फार्मूला शीट्स कहते हो, अगर आपको चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। एडलिनो के व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, ठीक है। हमारे ये जो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन है उसमें हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं और हम आपको माइंड मैप्स या फिर फार्मूला शीट जो है वो आपको प्रोवाइड कराएंगे। और अगर आपको शॉर्ट नोट्स चाहिए, यानी ये जो वीडियो लेक्चर है इसके जो लेक्चर नोट्स हैं, अगर आपको वो चाहिए तो वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, ठीक है। आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट करना, सिर्फ व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करना, आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग द लेक्चर। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं फिर एक नए लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।